नमस्कार, स्वागत आप सभी का। दिल्ली में इस तरह के आयोजन आमतौर पर कम होते हैं। हम तमाम चैनल्स के एजेंडा टाइप के कार्यक्रमों में देखते रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात और दिल्ली में 5 सितारा होटल में हो। हमसे पिछला सत्र इमेज और नैरेटिव को लेकर एक बड़ा अच्छा सत्र रहा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की छवि जो आमतौर पर हम दिल्ली वासी देखते हैं वो किस तरह की देखते हैं। एक मुझे बहुत अच्छा कोट याद आ रहा है, जेफ बेजोस का होता है कि योर ब्रांड इज वॉट द अदर पीपल टॉक अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। जब आप कमरे में न हो तब आपके बारे में जो लोग बात करें, ब्रांड वो होता है। छत्तीसगढ़ के साथ भी संभवतः समस्या यही है कि छत्तीसगढ़ के बारे में लोग यहाँ पर वो बातें करते हैं, बहुत अच्छा राज्य है, खूबसूरत राज्य है, लेकिन तुरंत आता है कि नक्सल प्रभावित राज्य है और इसी के बाद ये कहानी खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि पूरे दिन के चले इस सत्र में ये धारणा संभवतः कुछ हद तक टूटेगी और अब हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि राजनीति के साथ साथ अब एक ऐसे पद पर भी हैं जिनके ऊपर ये महती जिम्मेदारी है। विजय जी, स्वागत आपका। सवाल सबसे पहले ये होता है कि पिछले कुछ सालों में जो छवि है राज्य की, वो तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह की छवि है, या छवि को बनाकर रखने की भी कुछ कोशिशें संभवतः रही होंगी, जो समझ में आता है। गृह मंत्री के तौर पर आपने क्या एक विजन रखा हुआ है और कि उस छवि के साथ आप किस तरह से निपटेंगे नक्सल की समस्या को दूर करने के लिए? क्योंकि नक्सल की समस्या अक्सर कहा भी जाता है कि सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, या सिर्फ एक फोर्स के जरिए दूर नहीं हो सकती है। तो विजय कुमार शर्मा, एक गृह मंत्री के तौर पर, एक नेता के तौर पर आप किस विजन के साथ अगले 5 साल देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले 5 साल तो ज़्यादा लंबा समय हो जा रहा है, मैं 3 साल की बात करना चाहूँगा। हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, प्रमाण है उसका 370 का हट जाना, प्रमाण है उसका पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति व्यवस्था लागू हो जाना और उनका विकास के मार्ग पर आगे बढ़ जाना। हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का नेतृत्व बड़ा है, काम करने की उनकी शैली बहुत गजब है। इन सब के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और मैं निसंदेह आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नक्सलवाद सिर्फ बंदूक से ख़त्म नहीं हो सकता है, ये बेहतर हम सब समझते हैं। और इसलिए सारे बिंदुओं पर जिन्होंने सरेंडर कर रखा है, जो सरेंडर करने वाले हैं, जो नक्सल पीड़ित हैं, जो नौजवान नक्सल बन जाते हैं और जो फोर्स उन पर काम, ये सब सारी बातों पर एक साथ काम हो रहा है। आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तो इतने मारे गए ये है, ये आप पढ़ते हैं, ये कुल मिलाकर एक पार्ट है, बट दिस इज़ नॉट द होल थिंग। एक्चुअली सो मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर, उस पर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और परिणाम उत्पादक काम हो रहा है। समय से रिजल्ट आएगा, मुझे इसका विश्वास है। 3 साल का आपने समय बताया कि संभवतः आपने एक लेके चला है। क्या जो खासकर आत्मसमर्पण नीति है, या फिर मान लीजिए कुछ 1 to 1, या फिर मिल के बात करना, या वो बियॉन्ड फोर्स वो अप्रोच किस तरह की रहेगी? और क्या ये समय मतलब काम करने के लिए संभव है? इतना समय आपको लगता है? अनकंडीशनल टॉक के लिए हम तैयार हुए। अनकंडीशनल टॉक, पहले बहुत सारी बातें होती थी, वो हथियार छोड़े, ये हथियार छोड़े। जब युद्ध होता है तो या तो दोनों हथियार छोड़े या कोई ना छोड़े। अब इन सारी बातों के बीच बात नहीं हो पाती थी, तो कैसे भी करके चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। इस बात के लिए हम सब तैयार हुए हैं। और विशेष रूप से आपसे मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो कॉल पर भी बात हो सकती है, नॉर्मल कॉल पर भी बात हो सकती है। मैंने अभी एक गूगल फॉर्म जारी किया, मैंने कहा आप इस लिंक पर अपना सुझाव भेज दीजिए, उस पर भी बात हो सकती, कैसे भी हो सकती। लेकिन जो ये आप बंदूक रखकर जंगलों में घूम रहे हैं, इसका औचित्य क्या है? किससे लड़ रहे हैं? किससे लड़ रहे हैं? कोई राजा नहीं है, कोई जमींदार नहीं है, कल्याणकारी सरकारें होती हैं, सरकारें काम ना करे तो जनता उखाड़ कर फेंक देती है। ऐसे कितने माइनिंग के एरियाज हैं वहां पर जिसको जनता ने नहीं चाहा वो शुरू ना हो, और वो शुरू नहीं हुआ। ऐसे कितने खदानों के साथ साथ ऐसे कितने कंपनीज हैं जिनका फैक्ट्री वहां लगना था, जनता ने नहीं चाहा, नहीं लगा। मुझे एक बता दें जो चीन में ऐसा हुआ हो,
उन माओवादियों की जगह पर। मुझे एक बता दें, जो चीन की सरकार ने कहा हो कि यहाँ खदान खोला जाएगा या यहाँ पर कोई फैक्ट्री खोली जाएगी और जनता की मांग पर उसको न लगाया गया हो उन माओवादियों की जगह में, कोई एक बता दे मुझे। तो इन सारी बातों के पीछे हम लोग काम कर रहे हैं। नक्सलियों का एजेंडा क्या है ये वही जाने, वही समझें। मेरी नज़र में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं पूरे ताकत के साथ इस बात को कहना, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब कि नक्सलियों का एजेंडा, नथिंग, दे डू नॉट हैव एनी थॉट इवन। या कोई मुझे समझा दे क्या है। नहीं, पर ये आपको लगता नहीं बहुत ओवर सिंपलीफिकेशन हो जाएगा? मुझे समझा पूरा इकोसिस्टम है जिसकी बात अभी पिछले उस समय में हुई कि उनका इकोसिस्टम दिल्ली से लेकर और साहित्य से लेकर फिल्मों तक जाता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव होता है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन वही मुझे कोई समझा दे क्या है। मैं आपसे तब इस बात को कह रहा हूं जब मैंने 7 महीने इस विषय पर काम कर लिए हैं। इन 7 महीनों में मैं आपसे वो कह रहा हूं कि टेकलगुड़ा, पुवर्ती, सिलगेर ऐसे गांव हैं जहां पर साल भर पहले आर्म्ड फोर्सेस नहीं जा सकते थे हमारे। अभी वहां के लोगों को हम लोग निकाल कर लाए। 25 साल लड़का रायपुर में खड़े होकर जब उससे पूछा गया, मैंने पूछा, भाई किसी और ने नहीं पूछा, मैंने पूछा टीवी कब देखे हो आप? तो पहली बार टीवी देख रहा हूं, ऐसा 25 साल के लड़के ने कहा। आप मुझे बताओ आपके इसमें क्या रखा है भाई? गांव में जहां पर पहले स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क था, वो खत्म कर दिया, स्कूल बम से उड़ा दिया, आंगनबाड़ी खत्म। अभी नहीं है वहां पर, अभी नहीं खोल सकते आप सड़क नहीं बना सकते। क्यों भाई? सबसे पहले सत्र में ही यह बात आई थी कि अगर किसी तरीके से एक बड़े ग्रुप को घेर कर डरा कर रख लिया गया है तो यह माना जाएगा कि आतंकवाद है। ये वही सिचुएशन है। अच्छा, मुझे कोई समझा दे भैया कि क्या लॉजिक है इस बात के पीछे, क्या लॉजिक है इस बात के पीछे? कुछ नहीं है। फीडबैक मेरे गूगल लिंक पर आए, पर्सनल मैंने किया था, मेरे गूगल लिंक पर आए हैं। उसमें यह है कि टीचर से महीने के उनकी तनख्वाह से पैसा लिया जाता है, घरों के पीछे मुर्गियां ली जाती हैं, उनसे दाल चावल राशन लिया जाता है। तेंदुपत्ता के व्यापारियों से इस बार जो हुआ है, मेरे पास नक्सलियों की चिट्ठियां हैं, इस बार जो हुआ है 600 रुपया प्रति मानक बोरा की दर से उनसे लेवी लिया गया है। करोड़ों रुपए आते हैं। ये क्या चल रहा है भैया? मतलब नो वन कैन जस्टिफाई। मुझे पक्का विश्वास है इस बात का। आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूं। एक होता है इंटेंशन, लेकिन एक होती है कि उसका क्रियान्वयन। क्या आपको लगता है कि आपके इस गूगल फॉर्म को भरवाने के बाद जिन लोगों को पता चलेगा कि विजय जी के द्वारा भेजे गए गूगल फॉर्म को हम भर रहे हैं, उनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं करेंगे या फिर उनके खिलाफ वो लोग कुछ आक्रमण नहीं करेंगे, उससे फिर कैसे निपटेंगे? चूंकि आपने जिक्र कश्मीर का किया था, कश्मीर में वो हैंड एंड ग्लव वाली बात भी थी, मतलब आयरन हैंड भी था, ग्लव्स भी था। एक तरफ पत्थर मारों के साथ भी निपटा गया था, तो दूसरी तरफ बाकी रीच आउट प्रोग्राम भी सरकार ने किए थे। तो एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी के तौर पर चीज़ें वहाँ पर संभवतः ठीक हुई। तो उस कॉम्प्रहेंसिव के बारे में थोड़ा सा हमको बताएं। देखिए, मैंने पहले ही कहा, हम लोग तो मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को एक कार्यकर्ता मानता हूँ, मैं काम करने वाला हूँ। हमारे नेता हैं माननीय अमित शाह जी, जो इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी जो हमारे मुखिया हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। इन सारे कामों को करते हुए जो बात समझ में आती है वो ये ज़रूर है कि छत्तीसगढ़ में और जम्मू कश्मीर में एक बड़ा फ़र्क है। जम्मू कश्मीर में कोई सरेंडर करता है तो आप 10 साल बाद भी उसके हाथ में बंदूक देकर अपना बॉडीगार्ड नहीं बनाओगे, आप उसको विश्वास नहीं होगा आपको। हमारे छत्तीसगढ़ में कोई सरेंडर करता है, 1 हफ्ते बाद वो आपके बॉडीगार्ड बनने के लिए उपयुक्त आप मिलेगा। आपको इतना विश्वास उस पर होगा, वो स्वयं भी इतना इस बात को लेकर के मैंने क्या कहना है, आश्वस्त कर सकता है आपको। कोई अविश्वास उस पर नहीं होगा, वो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। ये बड़ा फ़र्क है वहाँ और यहाँ, और इसलिए हमारे यहाँ सरेंडर भी बहुत बड़ा एक विषय है जिसके साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बस्तर में ये जो स्थिति मैं आपसे कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद भी आप किसी सरेंडर करने पर विश्वास नहीं कर पाओगे, और बस्तर में कर लोगे 7 दिन के अंदर अंदर। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर का व्यक्ति ट्रैप हो गया है, फंस गया है। अभी सतीश जी बता रहे थे, पंडा जी, कि हर परिवार से एक व्यक्ति चाहिए उनको। कैसे
कैसे ज़िंदगी चलती होगी, सोचें आप। हर परिवार से आवश्यक है, एक देना है आपको, जी जी। तब फोर्स बना हुआ है। किसके लिए है भाई? अगर उन्नति के लिए कर रहे हैं तो सरकार तैयार है। जल जंगल जमीन हमारा है कह के लड़ते हैं, हम तो खुद ही कहते हैं ये बस्तर वासियों का है। जल जंगल जमीन बस्तर वासियों का है, हम खुद कहते हैं भाई, इसमें क्या विषय है? इसमें क्या विषय? और इतनी अच्छी योजना डीएमएफ के माध्यम से मोदी जी ने भी लाई है कि जो माइनिंग होगा उसका मैक्सिमम राशि वहीं खर्च होना है। ओके। बस्तर जो केरल से बड़ा है, बस्तर जो पूरे भारत के सभी राज्यों से अधिक लघु वन उपज देने वाला है, उसको जमीन के अंदर के किसी मिनरल की जरूरत नहीं है भैया, ऊपर ही इतना खजाना है कि वो सारे लोग धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि तीन साल में? अच्छा, नक्सल के अलावा एक बात और चूंकि पिछले सत्र में आई थी कि कन्वर्जन भी एक बड़ी समस्या है। चुनौतियों के तौर पर आपके सामने और किस तरह के एजेंडे हैं, या अभी ये नक्सल को लेकर ही फोकस ज़्यादा है? नहीं, ये चुनौतियां तो हर समय हर विषय पर इस तरह से होता है, और इस विभाग में रहते हुए तो मुझे बिल्कुल ये लगता है कि 24 घंटे का विभाग है 8 घंटे 12 घंटे नहीं कह सकते आप। तो हर तरह से नज़र करना पड़ता है, हर तरह से देखना पड़ता है, और विशेष रूप से ये है कि पूरी फोर्स है, पूरे सब लोग हैं, पूरा सिस्टम है, सब कुछ काम करता है। बस आपको भी चौकन्ना रहना है, विषय पर ध्यान रखना है, ऐसा है। कुछ रिफॉर्म्स के काम करने हैं, वो विषय है। नक्सल के साथ साथ अन्य विषय भी हैं, परंतु विशेष रूप से नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त जल्दी होगा। मैं सोचता हूं कि मैं ये कह देता हूं कि आपसे मैं ये कहने आया हूं दिल्ली वालों से कि 3 साल के बाद, 2 साल के बाद इंद्रावती नदी के किनारे आप शाम को आराम से बैठकर आनंद ले सकेंगे। ये ज़रूर होगा बस्तर में, जल्द से जल्द होगा। क्या बात है। लेकिन मेरा एक सवाल मन में आ रहा है कि अब तो चूंकि आप वहां पद पर हैं, कुछ चीज़ें आपने समझी होंगी, क्या पिछली सरकारों ने इस पूरे रोग को बनाए रखने की भी कोशिश करी? क्या जो आप जिससे पॉजिटिविटी के साथ बात कर रहे हैं, ये बात पहले क्या नहीं हो सकती थी? ऐसी बातें हमने सुनी तो पहले भी थी कि हम रीच आउट कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कहाँ कमी रह गई? या इसको बनाए रखने के कुछ लाभार्थ भी थे और कुछ लोग इससे लाभ भी ले रहे थे? नहीं, पिछली सरकारों में केंद्र में अमित शाह जी गृह मंत्री नहीं थे, और पिछली सरकार में जब केंद्र में अमित शाह जी गृह मंत्री थे तो विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री नहीं थे। अभी दोनों कॉम्बिनेशन है, तो अब पूरी संभावनाएं हैं इस बात की कि वो जो इकोसिस्टम है वो संभवतः खत्म होगा। बिल्कुल 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 होगा, बिल्कुल होगा। मसला ये है कि जनता चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मोबाइल को, मैं मोबाइल वहाँ छोड़ आया, मेरे मोबाइल पर एक गीत है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसमें सिलगेर के लिया जा सकता है, लोग सुनेंगे संभवतः। एक्चुअली उस गाने में सिलगेर नाम का गांव है, बस्तर के छोटे छोटे बच्चे गीत गा रहे हैं स्कूल के, और वो ये गीत गा रहे हैं कि हमको भी कलेक्टर बनना है, हमको भी एसपी साहब बनना है। ये बस्तर के बच्चे गीत गा रहे हैं। बस्तर के गांव में अगर आप कह दो कि यहाँ पे लाइट आ रही है, बिजली का खंभा लग रहा है, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, उनको लाइट चाहिए। जब वो सिलगेर, टेकलगुड़ा और अन्य स्थानों से युवा आए थे तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, और जैसे कोई एकदम सामान्य रॉ मटेरियल कोई आपसे बात करे, एकदम रॉ फॉर्म में कोई है और आपसे बात करे, वो ऐसे बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी से कि मेरे खेत में पानी चाहिए मेरे को, ऐसा उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा। जो उसके खेत में उसको पानी चाहिए भैया, उसको कोई नक्सलिज्म नहीं चाहिए, उसके खेत में उसको पानी चाहिए है, उसको आंगनबाड़ी चाहिए है, उसको स्कूल चाहिए है, वहाँ के बच्चों को कलेक्टर बनना है, वहाँ के बच्चों को एसपी साहब बनना है, ऐसा उन्होंने कहा भाई। वो गाना है मेरे में, आई सर्च इट एंड आई शो इट टू यू। उनकी उन भावनाओं को कहाँ करेंगे और कब तक? और मैं तो पूछता हूँ, आपके यहाँ से दिल्ली से लोग आते हैं, जहाँ हमारी आर्म्ड फोर्स नहीं जा रही है वहाँ घुसे चले जाते हैं। भैया कैसा आपका क्या है सिस्टम, मतलब कैसे आप चल दे रहे हैं? वहां पे हमारे आर्म फोर्स वाले नहीं जा पा रहे हैं अभी, तो ये क्या चल रहा है? और जो ऐसा कर रहे हैं वो बस्तर के उन मूल निवासियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, ऐसा षड्यंत्र बना कर रखे हैं। उस षड्यंत्र के पीछे पूरी बस्तर की जनता
परेशान है आज। नहीं, मैं वही षड्यंत्र को आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि वो तो संभवतः अब आपको रहकर समझ में आया होगा ना कि ये षड्यंत्र, अगर वहाँ आर्म फोर्सेस नहीं जा रही हैं जैसा आप कहते हैं, या मान लीजिए इतने सालों में अगर एक छवि इतनी स्ट्रांग हुई है तो उसको इंटेंशन दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे के जो पूरा इकोसिस्टम था, जिसकी बात पिछले सत्र में भी हुई है कि दिल्ली में बैठे लोग छवि बनाते हैं, दिल्ली में बैठे लोग उसकी बातें करते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने अर्बन नक्सल एक सुना था, ये उनके सिंपैथाइजर यहाँ पर थे। ये इकोसिस्टम तोड़ना तो राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती, सिर्फ ग्राउंड पे जाकर तो नहीं होगी ना। वहाँ के लोगों का दिल जीत सकते हैं, लेकिन उस छवि को बनाने वाले या उनसे सिंपैथी रखने वाले लोग तो यहाँ बैठे हैं, उससे कैसे निपटेंगे? मैं नहीं कहता मैंने राज्य सरकार का ही मामला है या किसी एक का मामला है, ऐसा नहीं है। ये हम सबका मामला है, समाज का मामला है, समाज को भी इसमें समझना होगा। मैं निसंदेह आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी एक काम करूँगा, इसके बाद मुझे लग रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उनसे अनुमति लेकर के 50 ऐसे लोगों को लेकर आऊँगा जो आईईडी ब्लास्ट से जिनका पैर उड़ गया है। वो यहाँ बैठकर पूछेंगे कि आप किसकी पैरवी करने जाते हैं वहां पर, इनका क्या कसूर है। आईईडी बस्तर भर में बिछा रखा है, बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर आईईडी बिछा रखा है। मतलब वो चाहते क्या है इसमें? क्या आईईडी जानवर को पहचान रहा है, या आईईडी सिविलियंस को पहचान रहा है, या आईईडी आर्म्ड फोर्सेस को पहचान रहा है? क्यों भाई? जो जाकर के यहां वो पैरवी कर कर आते हैं, उनको पूछने की जरूरत है कि भाई इन लोगों की इनके क्या दोष हैं। दुनिया के युद्धों में इतने लोग नहीं मरे होंगे जितने को नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर मार डाले। जन अदालत लगाने में भ्रम फैलाया जाता है कि किसी तरीके से हम जनता का राय ले रहे हैं। वो जनता को पहले ही समझा दिए होते हैं कि ये बोलना होता है पत्रकारों के सामने में। फिर उस घर का व्यक्ति, उसका भाई ही कहता है इसको मृत्युदंड दिया जाए। उसकी आत्मा जानती है वो कैसे कहता होगा। अपराधी भाई के लिए आदमी नहीं कह सकता है। इतना बड़ा न्यायवादी कौन कहां से हो गया? ऐसे नहीं होता है। अंदर जाकर के सब कुछ दबाव के माध्यम से करवाया जाता है। और अगर आप फाइनली चाहते क्या है, कोई बता दे मुझे, वही बता दे मुझे, मैं तो फोन पर बात करने के लिए तैयार हूं। फाइनली चाहते क्या है? अगर आप चाहते हैं कि वहाँ क्षेत्र की उन्नति हो, विकास हो, वहाँ की संपदा का उन्हीं के ऊपर खर्च होना चाहिए, ये सब सरकार भी चाहती। अब तक का रिएक्शंस किस तरह का रहा है आपकी जो रीच आउट पॉलिसी का, जो लोग आना चाहते हैं, मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं? अभी भी पुराने जितने भी वर्षों में आप देखेंगे, उन वर्षों में ऑपरेशंस भी तेज हुए हैं। नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है, लगभग 550 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, लेकिन अभी अरेस्ट होने वाले 650 हैं। अभी उस दिन की प्रतीक्षा है जब अरेस्ट होने वाले से ज़्यादा सरेंडर करने वाले होंगे। क्या बात है। मैं जब आपसे सत्र स्टार्ट हो रहा था तो कुछ लोगों ने कहा था कि हम भी चाहेंगे कि एक आध सवाल हम करें, अगर हितेश शंकर अलाउड करें तो कुछ लोग कर सकते हैं। जी हाँ, अगर कुछ लोग हाथ उठा के विजय जी से सवाल करना चाहें तो बता सकते हैं। इसके साथ ही अच्छा, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी एक सवाल का, आप तो पास में ही, ऐसे पूछ लीजिए, आपकी आवाज़। तो वो आत्मसमर्पण कर देगा, और लगातार जिस तरह का काम कर रही सरकार उसमें ये हो रहा है। लेकिन जो ये नक्सल से अर्बन नक्सल का लिंक है, जो यहां बैठकर बताता है कि वहां जन जंगल जमीन के सरोकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर रिसर्च पेपर तैयार हो जाता है। वो रिसर्च पेपर दुनिया के जर्नल में छप जाता है, यहाँ उस पर बड़े बड़े सेमिनार हो जाते हैं। और अभी तो वो आप लोगों ने रोक लिया होगा, नहीं तो अभी तो पिछले 5 सालों में तो रायपुर में जाके और बस्तर में जाके इस तरह के कार्यक्रम कर लिए। तो मेरा सवाल सिर्फ एक मात्र है कि जो नक्सल से अर्बन नक्सल का लिंक है, उसको तोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कर रही है? धन्यवाद। यहाँ पर जो बैठे हुए इकोसिस्टम की बात मैंने की थी, वही बात लगभग वो कर रहे हैं कि जो पूरा तंत्र बैठा है, मतलब आपने तो कोशिश करी, लेकिन उस नाम पर संभवतः अमेरिका से लेकर यूरोप में लेकर कहाँ पर कुछ छप जाए और उसको किस तरह का एंगल दे दिया जाए कि सरकार वहाँ पर जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, या कोई भी एंगल दिया जा सकता है। तो वही बात है, तो उसको तोड़ने के लिए क्या आपके पास कुछ सोचा है आपने? सरकार से ज़्यादा विश्वसनीयता, चाहे दुनिया की कोई सरकार हो, सरकार से ज़्यादा विश्वसनीयता समाज की होती। और मैं आपके इस प्रश्न के लिए आपको हृदय से आभार करते हुए ये आग्रह करता हूँ, और आपके माध्यम से सभी से आग्रह करता हूँ, ये
ये नेक्सस तो तोड़ना होगा, इस नरेशन को तो ख़त्म करना होगा, हम सबको मिलकर ख़त्म करना होगा। मसला ये है कि किसी ने नहीं बताया उन लोगों में से आज तक कि जिनके पैर आईईडी ब्लास्ट से उड़ गए उनकी ज़िंदगी कैसे हो रही, किसी ने नहीं बताया। किसी ने नहीं बताया कि नक्सल पीड़ित परिवार जो हजारों लाखों की संख्या में भटक रहे हैं उनकी ज़िंदगी का क्या हुआ, जिनको अपना घर छोड़कर आना पड़ा, जिनको अपना खेत छोड़कर आना पड़ा, जिनके परिवार के मुखिया को मार दिया गया, जिनका अंग भंग कर दिया गया, उनकी क्या कथा हुई, किसी ने नहीं बताया। उनको एक चीज़ दिखती है और वहाँ वो बताते हैं, उसका भी कोई अर्थ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बस्तर की जनता आज वहाँ पर कैंप लग रहे हैं, कैंप को लोग लगवाना चाहते हैं, अब कैंप लगवाना चाहते हैं। अब वो कैंप जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के कैंप नहीं है, वो विकास के कैंप हैं। उसके साथ विकास आगे बढ़ रहा है, सबको ध्यान है। नियत नेल्लानार ऐसी एक बड़ी योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ लॉन्च की, और नियत नेल्लानार जो योजना है उसके माध्यम से जो कैंप है उसके आसपास के सभी गाँव में 27 योजनाओं के सैचुरेशन पॉइंट तक काम किया जा रहा है। तो अब कैंप के साथ विकास बढ़ रहा है आगे, और उस विकास को सब अपने गांव तक लाना चाहते हैं। अर्बन नक्सल जो मसला है ये फितूर है दिमाग का। मैं पूछना चाहता हूं उनसे भी, या हम सब मिलकर पूछें उनसे भी, कि भाई माओवाद ये चीन में तो है ना, तो क्या बदल गया चीन में? क्या लोगों की सुनवाई हो रही है? चीन की अपनी उन्नति दिखती है, वो छोड़ दीजिए बात को, बड़े महल अटारी खड़ा कर लेने से उन्नति नहीं मानते हैं हम ये मानते हैं कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम ये मानते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, साथ ही साथ उसको विभिन्न अपनी मान्यताओं की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम ये सब मानते हैं। तो हमारे लिए ये उन्नति है। अभी चीन में बड़ी बड़े महल अट्टालिकाएँ खड़ी हो गई हैं, उससे क्या फ़र्क आ गया? क्या चीन में बदल गया है सब कुछ? क्या हमको 1989 का थियानमन चौक याद नहीं है? वो थियानमन चौक जहाँ पर चीन के ही जवानों ने अपने ही देश में लोकतंत्र बहाली के लिए अभियान छेड़ा था, और चीन की ही उस लाल सेना ने उसी चौक पर उनको तोप और टैंक से उड़ा दिया था। ये माओवाद है। ऐसा माओवाद चाहिए क्या किसी को देश भर में? ऐसा माओवाद किसी को देश में चाहिए क्या? न पुराना राजतंत्र चाहिए, न माओवाद चाहिए, हमको लोकतंत्र चाहिए भैया। और लोकतंत्र चाहिए, वो दुनिया में हर जगह है, वो हर जगह अप्रिशिएटेड है, और वही लोकतंत्र हमको चाहिए। वो लोकतंत्र हमारे बस्तर में, हमारे पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। जो प्रक्रिया लगा कर रखे हैं वो दिमागी फितूर है, इसको ख़त्म करना चाहिए। कानू सान्याल ने और उनके और ने लोगों ने जो इसको शुरुआत की थी, उन्होंने आत्महत्याएं की। इतिहास साक्षी है इस बात के लिए। मैं क्या कहूँगा, उन्होंने आत्महत्याएं की हैं। इन पूरी बातों के पीछे, ये माओवाद के पीछे आप देख लीजिए, ना ही उनके खेती का मॉडल कभी सफल हुआ है, ना ही उनके उद्योग का मॉडल कभी सफल हुआ है। फाइनली चीन ने सब कुछ छोड़ करके वो किया जो दुनिया कर रही है, और तब जाकर के वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सका है। तो कौन से वाद की बात करते हैं, किस विषय पर बात कर रहे हैं? ये जो अर्बन नक्सल हैं मूलतः समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, सख्ती से निपटना चाहिए। एक सवाल और लेता हूँ, उसके बाद एक पीछे से एक उधर से आया, फिर आपके पास आता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं शिफाली हूँ और कोसा और कोयला की नगरी कोरबा से हूँ। यहाँ दिल्ली में रहती हूँ और पत्रकारिता करती आई हूँ पिछले 21 साल से। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपको भी सुन रही थी, इसके पहले भी सुन रही थी। नक्सलवाद की बात होती है, दिल्ली को इसकी कम जानकारी है, छत्तीसगढ़ के बारे में ये भी बात होती है, ये मेरा भी अनुभव है। लेकिन एक दिक्कत है कि जिस सॉफ्ट पावर की हम बात करते हैं ना, कि जो भारत एक देश के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे बाहर बहुत सफलता से इस्तेमाल करता है, मुझे लगता है कि उस सॉफ्ट पावर की भी ज़रूरत है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो गढ़ कलेवा रायपुर में है, जहाँ मैं अपने दोस्तों को ले जाके दिखाती हूँ कि ये है छत्तीसगढ़ी खाना, उसकी सही जगह दिल्ली है, जहाँ मैं दिखा पाऊँ कि ये है मेरा खाना। क्योंकि मैं जब दिल्ली हाट जाती हूँ और वहाँ जो छत्तीसगढ़ वाला आहार होता है, वहाँ मैं उसको चाउमीन खिलाती हूँ अंत में।
तो ये कहीं ये प्रॉब्लम है और किसी तरह से शायद आप लोगों के पास सॉल्यूशन हो। दूसरी बात ये कि पंडवानी से आगे इंसान बढ़ते ही नहीं है कि यहाँ अगर लोग जानते हैं तो वो बार बार बोलते हैं अच्छा आप छत्तीसगढ़ से हैं। पहली बात तो ये कि उनको कोरबा और कोबरा में अंतर नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ और झारखंड में अंतर नहीं मालूम। उसके बाद अगर वो पंडवानी से आगे बढ़ें तब तो आप उनको कुछ बताएंगे। तो अच्छा, इसके लिए क्या कुछ ऐसे आप लोग विचार कर रहे हैं कि किस तरह से ये हो कि दिल्ली को असल छत्तीसगढ़ दिखाई तो दे? वो समझेंगे तो तब जब कुछ देखेंगे। यानी ये कहना चाह रही हैं कि आप ज़्यादातर आइए और इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लीजिए और शायद उस नैरेटिव को दूर करने की कोशिश करें। वो तो हमारे प्रदेश से ही हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रॉब्लम गिनाया है मेरे को उन्हीं में सोल्यूशन दिख रहा है कि गढ़कलेवा उन्हीं के माध्यम से यहाँ चलना चाहिए। मुझे तो ये लगने लगा है अब। और दूसरा मसला ये है कि पंडवानी से आगे या पीछे कुछ थोड़ा ना होता है। माता से आगे क्या कुछ होता है क्या? पिता से आगे, मेरी बात सुनिएगा, पिता से आगे कुछ होता है क्या? नहीं होता है। वो संस्कृति है, वो आनंद का है, स्वीकारने का है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत सी चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ के विषय को आत्मसात करिए, खुलकर आत्मसात करिए। कहिए कि भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया आऊँगा, मैं छत्तीसगढ़िया आऊँगा। सर मैं तो यही करती हूँ, बल्कि मेरे कॉलेज के लोग जो आते हैं आगे पीछे का मसला नहीं होता। भवन कहती हूँ मैं कि भाई मेरा घर है, आप आइए यहाँ छत्तीसगढ़िया बोलिए और दाल भाजी खाइए। गर्व के साथ कहिए, गर्व के साथ कहिए। लेकिन ये दिल्ली में मेरे बाकी साथियों के लिए क्या किया जाए कि उनको मैं करवा पाऊँ कि आप जिस दिन आप गर्व से कह लेंगे ना, सब मान जाएंगे आपकी बात। जिस दिन गर्व से कह लेंगे, अपने बातों पर अभिमान कर लीजिए, सब मानेंगे दुनिया। चलिए एक आखिरी सवाल इधर से फिर। So this is Richa from Organizer. My question to you is, how do you plan to challenge the implementation of UCC in Chhattisgarh? The first question. The second short question is that there has been reports that foreign powers played a major role in the Lok Sabha elections this time in influencing. Foreign power in intervention in अभी जो लोक सभा इलेक्शन हुए उसमें किस तरह से विदेशी ताकतों का दखल रहा है? So how does the Chhattisgarh government plan to tackle this in the near future also? Thank आपका you, sir. पहला सवाल क्या था? Sir, UCC को UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपने पूछा है। Sir, what are the challenges that you see in implementing? Whatever the challenges are, it must be implemented. That is, it must be implemented. कोई मसला ही नहीं है। What sort of challenge? Why any challenge will be there? Okay. It must be implemented. Very simple. First thing, and any foreign power which is going to which going to intervene something there in Chhattisgarh, that all will be eradicated definitely well within the time. किसी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। Thank you, sir. एक सवाल मन में पैदा हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस देखकर भरोसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप गृह मंत्री हैं तो शायद आपके पास ज़्यादा जानकारी हो। इतनी कॉन्फिडेंस कैसे है कि 3 साल में ख़त्म हो जाएगा? कुछ आपने इंटरनल रिपोर्ट्स हासिल कर ली हैं, लोगों के बारे में कुछ चीज़ें पता कर ली हैं कि नहीं, ये मुझे हो जाएगा? नहीं, आप एकदम स्पष्ट रहें। ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, अमित शाह जी का कॉन्फिडेंस है, माननीय विष्णुदेव साय जी का कॉन्फिडेंस है। अभी जब उन्होंने कह दिया तो बस हो गया, ऐसा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जी ओके। इतना सुबह से लेके अभी तक मैंने सुना है सारा कुछ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो मुझे लगता है फ्यूचर में हमारे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ऐसा कुछ निकल के आए वहाँ से, और ये माओवादी, ये आतंकवाद, ये सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल उसको ख़त्म होना चाहिए। और जैसे सारी दुनिया के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं हर जगह हैं, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी वैसे ही जिए। हाँ बहनी, तय चिंता झनकर सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया फ्यूचर में नहीं प्रेजेंट में बोलते हैं, ये अभी भी बोले जा सकते हैं। और तो बिल्कुल निश्चिंत रहा दीदी, बिल्कुल आने वाला समय में मैं बेले हूँ भाई साहब लतक, इंद्रावती नदी के किनारे शाम को तय आराम से टहलवे, ये पक्का होकर रही, तय चिंता मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब देखिए, आप मुझे लगता है कि हम और सवाल हैं, अगर हमारे पास समय कितना है ये देख लें। अच्छा 5 मिनट है जी, जल्दी से एक सवाल और लेते हैं, पूछ लीजिए।
जरा माइक दे दें आप। बहुत देर से आपका जो आपने जो एजुकेशन हम लोगों को दी है, दिल्ली वालों को, पहले तो उसका बहुत सम्मान करता हूँ। दूसरी, अंग्रेज़ी में एक कहावत है, एम्प्टी वेसल्स मेक मोस्ट नॉइज़। तो जो आप वहाँ का जो यूथ है और जो एजुकेशन है उसको इतना, अब 3 करोड़ आदमी है सर, ये दिल्ली एनसीआर में पॉपुलेशन है, और यहाँ पे आप देखिए कितने स्कूल हैं, कितने पॉलिटेक्निक हैं। आप इसी को लेके अगर वहाँ पे स्टेट में अगर हम वहाँ पे इंस्टीट्यूशन इतने खोल दें कि हर बच्चा जो है वो अपने आप में संपन्न हो जाए, तो आपका देश तो अपने आप ही संपन्न हो गया। देश का मतलब प्रदेश। तो मैं आपसे ये प्रार्थना ही कर सकता हूँ सर। नहीं, मेरा इसमें स्पष्ट मानना है, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर पॉवर्टी है इसलिए ये सब है, हर गरीब आतंकवादी हो जाता है क्या? ऐसे थोड़े होता है, वो अलग मसले हैं। हर गरीब के साथ ये, भाई जिसने ट्विन टावर उड़ाया था वो तो इंजीनियर था, उसके पिता तो बड़े बड़े बहुत बड़े व्यापारी थे, वो क्यों आतंकवादी हो गया? ऐसा नहीं है, इन दोनों का कोई लेन देन नहीं है आपस में। ये झंझटें अलग हैं, इनसे निपटने का ढंग अलग है, वो बातें अलग हैं। सर एक सवाल इधर जी। नक्सलिज्म से रिलेटेड ये है कि आप लोगों का मिशन बिल्कुल एलिमिनेट करने का है या बातचीत भी चल रही है नक्सलियों से? और दूसरा सवाल ये कि गढ़चिरौली में एक ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पर पुलिस कह रही है कि नक्सल्स जो हैं वो छत्तीसगढ़ की तरफ भी मूव कर रहे हैं, तो इसको टैकल करने के लिए क्या करेंगे? एलिमिनेट करना नक्सलवाद को, किसी नक्सली को नहीं कह रहे हैं हम। हर नक्सली से ये कहना है हमारा कि आप मुख्य धारा पर आएँ, आपके साथ सारा वो वादा जो है सरकार का वो पूरा होगा। आप मुख्य धारा पर आएँ, शांति का जीवन जिएं, बस्तर की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। इस बात को समझें कि बंदूक की नली से स्कूल और अस्पताल नहीं निकल सकते। इस बात को समझें कि बंदूक की नली से स्कूल और अस्पताल नहीं निकल सकते। और विशेष रूप से जो आपने कहा है गढ़चिरौली से इधर आ रहे हैं, तो ये चलता है, इधर से उधर भागते हैं, उधर से इधर आते हैं, ये सब चलता है। यहाँ पर आएंगे तो भी वही है, वहाँ पर जाएंगे तो भी वही है। अब रास्ता एक ही है और वो है सरेंडर का। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी समय निकालने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। जैसा हमने कहा कि 3 साल बाद एक बार फिर संभवतः हम मिलें और तब यही बात आपकी सच साबित हो। मैं एक गाना सुना देता हूँ। हाँ प्लीज। गाना तो सुनाइए। मैं सोचता हूँ कि ये दुनिया का सबसे मेलोडियस गाना है, सबसे अधिक सुकून देने वाला, सबसे मधुर गाना है जो अभी आपने सुना। बस्तर के दर्द को समझिए। हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम कराए थे, बस्तर के स्थानीय लोगों ने उसमें बोलना शुरू किया था, बड़े नेता थे, लेकिन सिसक सिसक कर मंच पर रो पड़े थे। बस्तर के दर्द को समझिए। ये जो शहरों में बैठकर बस्तर को बदनाम करने वाले लोग हैं, उनको आप सब मिलकर सबक सिखाएं। आप ज़रूर इस दिशा में आगे बढ़ें, आप ज़रूर छत्तीसगढ़ आएँ, छत्तीसगढ़ को देखें, समझें, बस्तर के दर्द को उभारें। वहाँ पर स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क ये नहीं पहुँच पा रहा है। जहाँ पहुँच गया है वहाँ से ख़त्म हो जा रहा है। वहाँ पर बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है। वहाँ पर नक्सलिज़म ऐसे फैला है और इस तरीके से बात करते हैं, वो किसी भी पर कुछ भी आरोप लगाकर मौत की घाट उतार दे रहे हैं। आईडी ब्लास्ट से लोगों के पैर उड़ जा रहे हैं। इस दर्द को समझना होगा और बस्तर के दर्द को दूर करना होगा। बस्तर से उस काली छाया को दूर करना ही होगा।
एक बात तो यकीन तौर पे कह सकते हैं विजय जी कि दिल्ली की जो ऑडियंस है, जो मीडिया है ना, अगर आपने ये कहानियाँ यहाँ पर लाई तो यहाँ पर लेने वाले लोग बहुत हैं। ये जिम्मेदारी आपकी होगी कि उन आईडी ब्लास्ट वाले लोगों को अगर आप यहाँ लाए, उन कहानियों को अगर यहाँ पर लाए, तो यहाँ का मीडिया, यहाँ के बहुत से लोग आएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप विजय प्राप्त करें इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए आने के लिए।